भारत में फिगर्स इतने एक्यूरेट नहीं है, मगर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर 23 वुमेन में एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। जैसे आपने बताया, तो ये स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में होता है या पुरुषों में भी देखा जाता है? अधिकतर महिलाओं में होता है। सो नॉर्मली जो होता है, सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो है गांठ, एक लंप। ज़्यादा औरतें जीती है, उतना ज़्यादा उनका रिस्क टू ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर डज नॉट अफेक्ट सिर्फ औरत, एक पूरे फैमिली डायग्नोसिस है। आजकल देखो तो औरतें मर्द की बराबरी कर रही हैं सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल। तो क्या हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं? एक ऑपरेशन की वजह से कभी स्कार हो जाता है, कभी ब्रेस्ट में डिफेक्ट हो जाता है, या तो मैस्टेक्टमी होने से फ्लैट हो जाता है ब्रेस्ट। तो वो जब आईने में देखती है तो अपने आप से वो रिलेट नहीं कर सकती। ये ब्रेस्ट अपने आप बिहेव करता है, ये ब्रेस्ट अपने आप बिहेव करता है। यहाँ का ब्रेस्ट कैंसर यहाँ नहीं होता, यहाँ एक नया ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर, क्या मैमोग्राम से हानिकारक रेडिएशंस होते हैं? हाँ, शक्कर कम करने से, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने से बहुत फायदे हैं, उसमें से कैंसर का भी फायदा है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। व्हाट इज द बेसिक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कैसे होता है, क्या स्टार्टिंग के इसके सिम्टम्स है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन से टेस्ट कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत के लिए, गाइडेंस के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष कोठारी जी, जो है सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डायरेक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन। आइए उनका स्वागत करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सभी गाइडलाइंस उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत में। धन्यवाद। कैसे हैं सर? सबसे पहले मैं पूछूंगी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। प्लीज। सर, जैसे मैंने कहा कि महिला, बीइंग अ वुमन, मुझे भी डर लगता है कि एट सर्टेन एज ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है। सो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द ब्रेस्ट कैंसर? सो नॉर्मली जब अपने बदन में सेल्स डिवाइड करते हैं, रिपेयर करते हैं, करेक्ट करते हैं डिफेक्ट्स, तो उसमें एक इनबिल्ट प्रोग्राम्ड ऑफ स्विच रहता है। ओके तो जब वो सेल डिवाइड करता है तो फिर बॉडी उसको बोलता है चलो डिवीजन खत्म हो गया, अभी बंद करो। ओके कैंसर में डीएनए डैमेज के द्वारा ये स्विच खराब हो जाती है। ओके तो एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, वो उसका कोई रोक नहीं है। और ब्लड के द्वारा, लिम्फेटिक्स के द्वारा वो अन्य ऑर्गन्स में फैल सकता है। ओके। तो नॉट ओनली वो लोकली ग्रो करता है, वो फैल भी सकता है। बट सर, ये जैसे आपने बताया, तो ये स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में होता है या पुरुषों में भी देखा जाता है? अधिकतर महिलाओं में होता है। ओके अगर हम वेस्ट को देखें तो 9 औरतों में से एक को होता है ब्रेस्ट कैंसर। भारत में फिगर्स इतने एक्यूरेट नहीं है, मगर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर 23 वुमेन में एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और अगर इंडिया के स्टैटिस्टिक्स देखो आप, तो 28% कैंसर जो औरतों में होता है, महिलाओं में होता है, वो ब्रेस्ट कैंसर है। और सबसे घातक कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है। जैसे आपने कहा सर, सबसे घातक है, तो कुछ शुरुआती लक्षण आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण होते हैं जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? सो नॉर्मली जो होता है, सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो है गांठ, एक लंप, जो ब्रेस्ट में फील हो सकता है, खांख में फील हो सकती है, ये जो कॉलर बोन है उसके नीचे, कॉलर बोन के कभी कभी ऊपर। तो ये सब चेक करना चाहिए। अपना जो निपल है वो कभी कभी अंदर खींचा जाता है, कभी उसमें से डिस्चार्ज आता है या खून जैसा बात निकलता है। तो कैसे मालूम पड़ता है अपने को? जो ब्रा के अंदर एक स्टेन दिखता है, दबाने से नॉर्मली डिस्चार्ज थोड़ा निकलता है, मगर जो अपने आप निकलता है डिस्चार्ज और वो ब्रा में दिखता है अंदर, तो उसको खास ध्यान देना चाहिए। अगर उसमें कोई क्रैक्स दिखते हैं या कुछ खून आता है या अल्सर होता है निपल पे, तो उस पर ध्यान रखो। ब्रेस्ट अगर हार्ड हो जाए या उसमें रेडनेस, एरिदीमा हो जाए, या कोई प्रेस का हिस्सा अंदर खिंचा जाए, तो ये सब जो चीजें हैं आपको नोटिस करके डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बहुत बार ये टेंशन रहता है कि फीडिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो तभी बहुत से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो कैसे जाना जाए कि ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है या दीज आर द नॉर्मल सिम्टम्स आफ्टर द डिलीवरी? सो जो एरिदीमा, जो हम लोग बात करते हैं रेडनेस, हाँ। वो एक पेनलेस एरिदीमा रहता है। ब्रेस्ट कैंसर में एंगोजमेंट इतना होता है मिल्क के बाद, तो नॉर्मली एक लाइट हल्का सा पिंक कलर होता है। ये जो है ये ऑलमोस्ट पर्पलिश कलर का रहता है और पेनलेस रहता है, उसके साथ कुछ बुखार नहीं रहता है, कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं रहते हैं। तो ये सब जो होता है, एंड प्रेगनेंसी में खास तौर
बहुत ही एक अग्रेसिव किस्म का Yes. कैंसर होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट Okay. कैंसर। तो वो जो कैंसर है, अगर आपको लगे कि ये लाल हो रहा है ब्रेस्ट और बिना कारण का लाल हो रहा है, दूध पीने के बाद भी एंगोजमेंट नहीं है फिर भी लाल रह रहा है, और वो लाल कम नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वैसे का वैसा है, एरिया बढ़ रहा है उसका, तो प्लीज ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाइए। बहुत बढ़िया बात की है सर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार ये सिम्टम्स हमें पता रहते हैं बट वी इग्नोर देम कि नहीं ये नॉर्मल है। बट आई थिंक व्यूवर्स, अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो यू हैव टू विजिट टू दी कंसल्ट विद द डॉक्टर। सर क्या कहेंगे, रिस्क फैक्टर क्या है, मेन रिस्क फैक्टर? सो रिस्क फैक्टर्स बेसिकली जेनेटिक्स, जो अपना जीन है, जो अपना सेल प्रोग्राम है, मगर वो सिर्फ 5 to 10% कैंसर्स के जिम्मेदार है। फिर अपना लाइफस्टाइल जो है, सिगरेट पीना, अधिकतर दारू पीना, डाइट्स में अनकुक्ड प्रोसेस्ड फूड खाना, ज़्यादातर फैटी एसिड्स खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, वजन बढ़ाना, अगर रेडिएशन को रिस्क होता है या बचपन में अपने को सर्टेन टाइप्स के कैंसर होते हैं जिसके लिए रेडिएशन होता है, उसका एक रिस्क फैक्टर है। एक्सपोजर टू केमिकल्स, उसमें होता है रिस्क फैक्टर। वजन, जैसे मैंने कहा, उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो लोग बात नहीं करते हैं, वो जितना ज्यादा औरतें जीती है उतना ज्यादा उनका रिस्क टू ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। तो अगर आप 80 साल के हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होना और संभव है जाके आप 40 इयर्स के हो। तो एज सिंगल लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है, मगर कोई बात नहीं करता है। और अगर रिस्क कम करना है तो वेट पे सबसे ज्यादा ध्यान रखो। वेट, दीज आर मैनेजेबल थिंग्स। एक्सरसाइज, वेट, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब अपने हाथ में है कम करना। और दूसरा जो है, बोलते हैं दीज आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जो मॉडिफाइबल नहीं है मगर एक्शनेबल है। अगर आपको मालूम है कि आपका फैमिली हिस्ट्री है, आपको मालूम है कि आपके ब्रेस्ट परिवार में ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके लिए जाके आप स्पेशलिस्ट को मिलिए, उनका आपकी हिस्ट्री बताओ, वो रिस्क असेस करेंगे आपको और बोलेंगे कि आपका लाइफ टाइम प्रतिशत कैंसर का क्या है, और उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स है, कीमोप्रोफिलैक्सिस है, या तो जस्ट मैमोग्राम्स है। मगर अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपका रिस्क क्या है। सो जैसे आपने कहा सर, जेनेटिक इज द मेन रिस्क फैक्टर। No, it's only 5 to 10%. Okay, only 5 90% to is not. 10%, not 95% is a mixture Okay. of all these factors. Okay. Hormonal risk factor, जैसे कि अपने प्रेगनेंसी लेट करते हैं, हाँ. अगर पीरियड जल्दी चालू हुए, बेसिकली एक औरतों के अंदर हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो कैंसर को कॉज नहीं करता मगर वो एड्स फ्यूल टू द फायर। तो जितना अपने को ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर मिले, तो अगर आपके पीरियड जल्दी चालू हो गए तो साइकिल चालू हो जाती है, उसमें ईस्ट्रोजन सर्जेस रहते हैं, हर महीने ईस्ट्रोजन ऐसे जाके नीचे आता है, तो उसमें सेल्स डिवाइड करते हैं, जितने सेल्स डिवाइड करते हैं उतना डैमेज होने का चांस बढ़ता है। सो लेट्स से अभी आपका पीरियड जल्दी चालू हुआ और पीरियड खत्म, यानी मेनार्की जो बोलते हैं वो लेट चालू हुआ, तो वो भी एक लाइफ टाइम एक्सपोजर हो गया। बीच में आपने प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया तो वो भी एक रिस्क फैक्टर, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो और प्रेग्नेंट होते हो तो वो ईस्ट्रोजन सर्जेस नहीं रहते, तो अब बेसिकली अपने आप को, शरीर को आप एक ईस्ट्रोजन का हॉलिडे दे रहे हो। तो जितने ऐसे हॉलिडे रहेंगे उतना अपना लाइफ टाइम ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम होता है, उसमें रिस्क कम हो जाता है। तो जैसे आपने कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि पीरियड्स जल्दी आना, आज हम लोग देखते हैं बहुत से बच्चे हैं, लड़कियां, जिन्हें पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, तो क्या इन्हें रिस्क फैक्टर ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर का? अगर वो रिस्क फैक्टर है तो लाइक आई सेड, देयर आर थिंग्स टू ऑफसेट, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है। लैक्टेशन में भी ध्यान रखें कि 6 महीने के ऊपर ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। सिर्फ एक, हाँ, सिर्फ क्योंकि अगर 6 महीने के ऊपर करते हो तो मेजरेबल, क्वांटिफाइबल रिस्क बेनिफिट होता है। और अभी और भी फैशनेबल हो गया है कि औरतें यंग दिखने को, मेंटेन करने को अपनी लाइफस्टाइल HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका पीरियड, आपके शरीर ने डिसाइड किया है कि अभी एस्ट्रोजन एक्सपोजर बंद करो, मगर आपने खुद से एस्ट्रोजन एक्सपोजर टैबलेट्स के जरिए लिया, तो यू आर एडिंग रिस्क। और 5 साल HRT के ऊपर तो रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। 1-2 साल वो जब वो पीरियड है ट्रांजिशन का, जहां औरतें को डिफिकल्ट हो जाता है एडजस्ट करना वो मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ, तो वो टाइड ओवर करने के लिए शॉर्ट टर्म एस्ट्रोजन ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन, क्योंकि वो क्या है, नशे की तरह होता है, क्योंकि इतना अच्छा आपको महसूस होता है उसके ऊपर कि आपको बंद करने का प्रॉब्लम हो जाता है। राइट। सो अगर डूज एंड डोंट अगर मैं पूछूंगी तो व्हाट विल बी द 5 डूज एंड डोंट फॉर दिस? सो यू कांट मैनिपुलेट व्हेन योर पीरियड स्टॉप एंड स्टार्ट।
But if you are going to have children, have the children early, don't have them late. Breastfeed for more than 6 months. Try and avoid oral contraceptive pills. Try and use other methods of contraception. Try and avoid HRT. And keep your weight low. Cigarette smoking and alcohol, especially for women. आजकल देखो तो औरतें मर्द की बराबरी कर रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल में. तो कम रखो, क्योंकि और स्पेशली अपना फैमिली हिस्ट्री को एक्सप्लोर करो. इवन इफ यू आर अडॉप्टेड टुडे, यू कैन फाइंड आउट. अगर वो फैमिली हिस्ट्री है तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लो. अगर आपको कुछ गांठ लगती है या कुछ भी अबनॉर्मल लगता है, कोई एक्सपर्ट को दिखाओ. अभी वो आंख मीच के वो चले जाएगा, वो टेंडेंसी नहीं चलता. जैसे सर अभी आपने कहा अगर गांठ दिखती है तो कंसल्ट करिए, तो कौन सी ऐसे, एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और उसी के साथ मैमोग्राफी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी. तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है. मैं तो चाहूंगा कि हर एक औरत 20-25 की उम्र के बाद अपना ब्रेस्ट महीने में एक बार एग्जामिन करे. यूजुअली ब्रेस्ट बदलते रहता है, जैसे साइकिल बदलता है, जैसे ब्रेस्ट का कंसिस्टेंसी बदलती है, उसका टेक्सचर बदलता है. तो अगर आप डे 6 या डे 14 के बीच में अपने ब्रेस्ट को हर महीने एग्जामिन करते हो तो वो एग्जैक्टली सेम लगेगा आपको. फिर आपको खुद का ब्रेस्ट कैसे फील होता है, कैसे दिखता है, उसका एक अंदाजा हो जाता है. तो छोटी सी चोटी अगर चेंज होगी तो आप पहले पकड़ लोगे. तो वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया. फिर मैमोग्राम्स जो है वो कब करने चाहिए. मैमोग्राम्स, सबको डर लगता है कि मैमोग्राम से रेडिएशन होता है. मैमोग्राम से 0.8 मिलीसीवर्ट रेडिएशन होता है. अगर आप एक सीटी स्कैन कराते हो तो उससे 10% ज्यादा 8 मिलीसीवर्ट होता है. एक साल में अगर आप कुछ नहीं कराओ और सिर्फ सन में घूमो तो बैकग्राउंड से ही आपको 3 मिलीसीवर्ट्स मिलता है. तो ये आपको 1/3 मिल रहा है मैमोग्राम में. और हर एक रिस्क का बेनिफिट देखना चाहिए, क्योंकि ये मैमोग्राम छोटा सा रिस्क है, मगर उसका बेनिफिट क्या है कि आपका कैंसर लंप होने के पहले पकड़ा जाएगा, और जितना जल्दी कैंसर पकड़ा जाता है उतना ट्रीटेबल होता है, क्योरेबल होता है. इनफैक्ट अगर आप देखो तो स्टेज 1 कैंसर्स में 99% women will live for 5 years, as opposed to stage 4 where only 20 to 30 will live for 5 years. और ये खासियत हम लोग भारत में देखते हैं कि औरतें लेट प्रेजेंट करती हैं. वेस्ट में स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर्स होते हैं ऑलमोस्ट 60-70%. यहाँ 60-70% स्टेज 3 स्टेज 4 होते हैं. तो वो एक बदलाव कब आएगा? जब अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, मैमोग्राम्स करेंगे, और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो 45 के बाद हर 2 साल में एक मैमोग्राम कराने से कोई नुकसान नहीं होता. इनफैक्ट फायदा ही होता है. आफ्टर 45 एज 2 साल में करवाना है, एंड 20 इयर्स के बाद हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करना है. 20-25 यू शुड स्टार्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. और फॉर एग्जांपल 30 इयर्स के बाद कब करना चाहिए? ये अगर फैमिली हिस्ट्री है तो मैमोग्राम्स, एमआरआई स्कैन्स जल्दी करेंगे. ओके. और अभी तो मैमोग्राम के भी मशीन्स नए आए हैं. तो ये जो 3D टोमोसिंथेसिस मशीन आया है, तो आप चेक करिए कि आपके नजदीकी मैमोग्राम सेंटर में कौन सा मैमोग्राम है. अगर 3D टोमोसिंथेसिस है तो दैट्स अ बेटर मैमोग्राम, बिकॉज उसमें विजन अच्छा मिलता है ब्रेस्ट का, उसमें स्पेसिफिसिटी कैंसर अच्छे पिकअप हो जाते हैं, और रेडिएशन कुछ ज़्यादा नहीं है, और कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है. नया मशीन है. इट्स बेसिकली सीटी स्कैन करता है ब्रेस्ट का, और फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करके आपको एक इमेज दे देता है. ओके, डन. सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, तो वो प्रोसेस कैसी होती है, कौन से बदलाव आते हैं फिजिकल, मेंटली? बिकॉज एक पहले तो डर आ जाता है कि ओके टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या बताएंगे इसके बारे में? तो पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर वर्ड बोलते हो तो औरत मेंटली शट डाउन हो जाती है, वो सुनना बंद कर देती है. ब्रेस्ट कैंसर की आज जो ट्रीटमेंट है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है. आज हम लोग देखते हैं कि कैंसर का मॉलिक्यूलर मेकअप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है. औरतों की प्रेफरेंस हम लोग आज पूछने लगे हैं कि आपको क्या चाहिए. आपको अगर मैस्टेक्टमी चाहिए तो आपको रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, नहीं चाहिए. हम लोग एक्चुअली डिस्करेज करते हैं औरतों को, मैस्टेक्टमी मत चूज करो, उसमें कोई फायदा नहीं है. मगर अगर ये सब होने के बावजूद ट्रीटमेंट चालू होता है तो देयर आर फिजिकल और मेंटल दोनों इफेक्ट होती है. और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर डज नॉट अफेक्ट सिर्फ औरत को, एक पूरे फैमिली डायग्नोसिस है. क्योंकि वो औरत का, भारत संस्कृति में औरत सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नरस्टोन है फैमिली का, और अगर वही हिल जाए तो फाउंडेशन हिल जाता है. तो उसके साथ वो औरत को भी लगता है कि मेरी गलती है, मेरे वजह से इनको तकलीफ हो रही है. सो अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखें तो थकाव होता है. अगर आप रेडियोथेरेपी ले रहे हो तो रेडनेस होती है स्किन की, थोड़ा पेन हो सकता है, थकाव होता है,
अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हो तो आपके बाल झड़ते हैं, आपके आईब्रोज नहीं होते, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, लोगों को एक्सटर्नली दिखता है कि आपको भी कोई बदलाव आ रहा है, भूख नहीं लगती है, उल्टी हो सकती है। तो ये सब जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, आपका सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है, फिर वो औरतों को लगता है रिस्पॉन्सिबल कि अरे मेरा पति छोड़ के जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं वो फिजिकल है, मगर सबसे ज्यादा घातक है वो मेंटल, क्योंकि औरत को लगता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे वजह से देखो कितने लोगों को तकलीफ होती है, तो डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी हो जाती है कि मैं इससे मरूंगी तो नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे बाल नहीं है, कैसे लोग मेरे को परसीव करते हैं। एक ऑपरेशन की वजह से कभी स्कार हो जाता है, कभी ब्रेस्ट में डिफेक्ट हो जाता है, या तो मैस्टेक्टमी होने से फ्लैट हो जाता है ब्रेस्ट। तो वो जब आईने में देखती है तो अपने आप से वो रिलेट नहीं कर सकती। एक औरत को अपने आप को अधूरा महसूस करती है, क्योंकि मेरा एक ब्रेस्ट है एक नहीं है, पर उसके लिए है, देयर आर वेज ऑफ करेक्टिंग दैट। ऑल्सो ये सब कोप करने की वजह से या तो ट्रीटमेंट की वजह से हम स्टेरॉइड्स देते हैं, कभी कभी हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं, उससे वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने से भी बॉडी इमेज इश्यूज हो जाती है। सो एंड ऑल दीज थिंग्स लीड टू बैड हैबिट्स। तो औरतें कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, एंगेज नहीं करते सोसाइटी में, वो पार्टिसिपेट नहीं करते फंक्शंस में। उसकी वजह से कभी कभी देखा जाता है कि ओवर ईट करते हैं, कंफर्ट ईटिंग करते हैं, वजन बढ़ता है। some of them start smoking, some of them even start drinking, और ये सब रिस्क फैक्टर्स फिर से चालू हो जाते हैं। तो आज के समाज में औरत को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के टाइम पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और वेलबीइंग सपोर्ट लाइक योगा, माइंडफुलनेस, ये सब एक ट्रीटमेंट का प्लान पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया है। और इसी वजह से जो स्पेशलिस्ट कैंसर सेंटर्स हैं वहाँ ये सब सोचा जाता है पहले से कि मेरे को ये औरत को बीमार से अच्छा करना है। और वो ट्रीटमेंट पाथवे में जो भी नेसेसिटीज है औरत की, वो हम लोग को पूरी करनी चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी है एज क्लिनिशियंस, नॉट कि औरत की जिम्मेदारी कि मैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहाँ ढूंढूं, मैं ये कहाँ ढूंढूं। और अभी तो वी इवन ऑफर दिस टू स्पाउसेस, टू पार्टनर्स, क्योंकि कभी कभी वो मर्द बोलता नहीं, क्योंकि इंडियन मर्द हीरो होता है, सलमान खान सब होते हैं, उनको बोलना नहीं है कि मेरे को कोप नहीं होता कि मेरी बीवी को इतनी तकलीफ हो रही है, तो वो सिमट जाते हैं, वो अल्कोहल पीने लगते हैं, वो सिगरेट पीने लगते हैं, वो स्ट्रेस हो जाते हैं। तो ऑल्सो स्पाउस को काउंसलिंग देना चाहिए, स्पाउस को असेस करना चाहिए, उसका एंजाइटी स्कोर क्या है, उसको हेल्प चाहिए, उसको अलग से लेके पूछना चाहिए। क्योंकि कभी कभी औरत के सामने अगर वो बोलेगा कि मैं ही ढीला पड़ गया तो इसको कहाँ से मैं सपोर्ट दे सकता हूँ, मगर अगर आप सेपरेटली पूछोगे तो मोस्ट मेन विल से यस आई नीड, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं नॉर्मल बिहेव करता हूँ तो उसको लगता है कि देखो इसको पड़ी नहीं है, और मैं अगर डिप्रेस हो जाता हूँ उसके साथ रोने लगता हूँ तो बोलता है यार ये हिल गया। सो देयर हैज टू बी अ वे दैट पीपल आर टॉट दैट इट्स ओके, you feel how you have to feel, but asking for support even as a man or a woman is not something that is a sign of mental weakness. In fact, it's a sign of strength that you can recognize कि आपको हेल्प की जरूरत है और आप मांग रहे हो। So in this treatment pathway में physically और mentally दोनों चीजों के इक्वल ध्यान रखना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मगर ट्रीटमेंट के साथ ये जो एस्पेक्ट्स है, वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कहेंगे इस वीडियो के द्वारा जो कोई ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स है या जो गुजर रहे हैं या डिटेक्ट हुआ है, या उनके फैमिली को क्या मैसेज देना चाहिए कि कैसे उन्हें डट के रहना है? पहले तो हर एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर को हम लोग को अपलॉड करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ कैंसर से जूझे नहीं है, वो जीते हैं। दे हैव बीटन कैंसर, सो दे आर द वॉरियर्स दैट नीड टू बी सेलिब्रेटेड। दूसरा, आप एंगेज रहिए, क्योंकि कैंसर कभी भी वापस आ सकता है। तो जो आपको दवाई दी गई है, 5 साल के लिए दी गई है, 7 साल के लिए दी गई है, प्लीज लीजिए 7 साल के लिए। अगर आपको उनसे कोई साइड इफेक्ट्स होता है तो आप अपने ट्रीटिंग सर्जन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से एंगेज कीजिए, उनको बोलिए कि मेरे को ये दिक्कतें हो रही है, मैं मेरे जॉब नहीं कर सकती हूँ, आप ये सब चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आपको हॉट फ्लशेस हो रही है, ये सब अगर आप बोलोगे नहीं तो हम लोग समझेंगे नहीं। तो एंगेज रहिए, अपने मैमोग्राम कराइए टाइम पे, दवाई गोलियां खाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कॉलीग्स को, अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन दीजिए कि अगर आपको लंप है तो आप जल्दी आइए, मेरे को देखिए, बिकम अ बीकन ऑफ होप एंड रीच आउट टू स्प्रेड द मैसेज दैट टुडे ब्रेस्ट कैंसर इज क्योरेबल। इट इज स्टिग्मा नहीं है, कोई ऐसा हमने पाप किया नहीं उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मेरे ब्रेस्ट कैंसर होने से, किसको छूने से उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होने वाला है। ये सब अभी भी सुपरस्टिशंस गांव में है,
यस सर। और ये जो गांव में है, हम लोग औरतों के द्वारा ही ये मिटा सकते हैं। सो सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनकी कि आप कितने आधुनिक ट्रीटमेंट से आप अच्छे हो गए, तो आप अपने सिस्टर्स को अपने साथ आगे लीजिए और एनकरेज कीजिए। यस, आई थिंक डरना नहीं है और नेगेटिव सोच नहीं लानी है। नाउ देयर आर मेनी टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग क्योर हो सकते हैं। बस 100%। प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंटेशन लेना है और ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेनी है। प्रोवाइडेड आप अर्ली प्रेजेंट होते हैं। यस, अगर लेट प्रेजेंट होते हो तो समटाइम्स वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है कि बोल्ट द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड। दरवाजा बंद करने से जब वो गाय निकल गई है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। पहले से अर्ली डिटेक्ट करो। और वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राम्स, अगर आप गांव में रहते हो तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कुछ फील हुआ तो आप प्लीज जाइए कोई बड़े शहर में। एक दिन में आजकल सब हो जाता है ट्रीटमेंट। यस, सो वन स्टॉप क्लिनिक्स है, वहां जाइए, अपना डायग्नोसिस तो करा लीजिए। 100 जब सिम्टोमेटिक औरत होती है, जैसे मैंने जब सिम्टम्स बोले हैं आपको, अगर वो 100 है तो उसमें से सिर्फ 6 या 7 को कैंसर होगा, बाकी 90 को कुछ नहीं होगा, नॉर्म बिनाइन कंडीशंस होंगे। तो उनको रियश्योरेंस भी मिल जाता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है। राइट डॉक्टर, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, तो कोई एक ऐसे केस आप बताना चाहेंगे कि जो मोटिवेशन होगा सभी व्यूवर्स महिलाओं के लिए? एक मेरा एक बहुत ही फेवरेट केस है जो मैं सबको सुनाता हूँ। ये मेरे साथ यहाँ नहीं, जब मैं लंदन में था तब हुआ था। तो एक 26 साल की लड़की थी और जब जैसे आपने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और वो पहले से बोल रही थी कि मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में कुछ गलत है, वो लाल हो रहा है, हैवी हो गया है, और वो सबको दिखाती थी और सब ने उसको इंक्लूडिंग नर्सेज जो थी कम्युनिटी में बोला ये होता है प्रेगनेंसी। उसने मेरे को कहीं से गूगल किया, क्योंकि मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट है यंग वुमेन एंड प्रेगनेंसी ब्रेस्ट कैंसर, तो उसने मेरे को गूगल किया, उसने मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उसने मेरे को बोला कि मैं आपको प्राइवेटली नहीं दे सकती हूँ, आप मेरे को NHS पे देखिए। मैंने नेक्स्ट डे उसको देखा, उसको डेफिनेटली इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर था। उसने मेरे को पहले ही बोला कि ऐसी कोई इलाज करो कि मेरा बच्चा और मैं दोनों ठीक रहे। तो हम लोग ने ये सब किया, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा गया, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, और मेरे को सबसे बड़ा प्रेजेंट उसने दिया कि मेरे को यूके में लोग आशुतोष की वजह से ऐश बोलते हैं, तो उसने अपनी बेटी का नाम एशली रखा। एंड शी स्टिल इन टच विद मी एंड शी हैज स्टार्टेड अ चैरिटी। वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए करती है, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा चैरिटी चालू किया उसने। मैराथन भागती है, रन्स करती है, और वो अक्टूबर मंथ में बहुत कुछ करती है फॉर अदर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स। आई थिंक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि उसको लगा बहुत से नेगेटिव आंसर्स भी, यानी ये नॉर्मल है, बट उसको खुद से जो एक सेल्फ इंट्यूशन आ रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ अब नॉर्मल है, और वो उस पाथ पे चल रही थी। शी टेक अ ट्रीटमेंट एंड सो अ स्पेशलिस्ट। so special. You have to not get put off because Yes, you know she took it upon herself, which I liked, and she was 26. great. So great, because सब लोग बोल रहे थे कि ये उम्र में कैंसर होता ही नहीं। हाँ, ये रेयर है मगर असंभव नहीं है। Right. और वो उसने माना नहीं, उसने बोला कि नहीं कुछ ना कुछ तो है। अगर वो कुछ नहीं करती तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही खराब था। I think that is the main thing, the breast awareness, ये होना बहुत important है। स्पेशली आज के औरतों में जो इतने पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित है, they should be not afraid of their femininity, of getting advice and treating it, because today it's curable, it's not a stigma anymore. कितने कैंसर हैं, उसमें से ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट रिसर्च कैंसर। सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में अगर रिसर्च में खर्चा होता है तो ब्रेस्ट कैंसर पे होता है। तो उसका फायदा किसको होगा? आपको ही होगा। So, जैसे कहा कि मोस्ट ऑफ दी 10 आउट ऑफ बहुत जन को ये ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, तो क्या हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये हम लोग एक एंड में। सो प्रिवेंशन बेसिकली मैंने जो कहा वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। एक्सरसाइज इज वेरी गुड। एक्सरसाइज से क्या फायदे होते हैं? एक तो अपना इम्यूनिटी बिल्ड होता है, फैट कम हो जाता है। सो फैट कम होने से स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, अपना लाइफ टाइम एक्सपोजर ईस्ट्रोजन को कम करो। ये सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है नॉर्मली इज ईस्ट्रोजन। सो वजन से क्या होता है? अपना वजन बढ़ता है और फैट से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो अगर वो वजन कम करोगे तो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर HRT नहीं लोगे तो HRT ईस्ट्रोजन एक्सपोजर कम हो जाएगा। खाने के पदार्थों में खास ध्यान रखो, सैचुरेटेड फैट्स मत खाओ। ब्रोकली, बेरीज, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब खाने से you are going to be increasing your immunity, reducing your risk of breast cancer.
अल्कोहल कंजम्पशन, सब लोग बोलते हैं मैं तो कभी रोज एक ही बॉटल बियर की पीती हूँ। एक बॉटल बियर रोज पीने से अच्छा है कि कभी कभी आप पार्टी में जाओ, एक बॉटल पी लो, खत्म करो। बिकॉज द रिस्क स्टार्ट्स विद डेली ड्रिंकिंग, इवन माइल्ड ड्रिंकिंग टू मॉडरेट टू हाई इंक्रीजेज योर रिस्क। सिगरेट स्मोकिंग, अगर आप औरत हो और कहीं देखते हो कि रेडिएशन है, आपके वर्क प्लेस में रेडिएशन है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के एज के हो तो अपने मैनेजर से बात करो। मेक श्योर यू आर नॉट एक्सपोज टू हार्मफुल रेडिएशन, वो आजकल ऑक्यूपेशनल हेल्थ के द्वारा हो सकता है। केमिकल एक्सपोजर्स, ट्राई एंड ईट ऑर्गेनिक फूड। डॉक्टर, क्या मैमोग्राम से हानिकारक रेडिएशंस होते हैं? मैमोग्राम से बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन मिलता है ब्रेस्ट को। इट्स सेफ प्रोसीजर है, आपको कराना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उसका डोज इतना कम है कि कोई फर्क नहीं पड़ता उस रेडिएशन रिस्क से। कभी कभी वेस्ट में अगर एक्सीडेंटली वुमन प्रेग्नेंट है और मैमोग्राम हो जाता है तो उसको रीअश्योर करते हैं कि इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हो और मैमोग्राम करना चाहते हो तो भी एक मैमोग्राम एक शील्डिंग टेक्निक है जहां बच्चे को शील्ड करते हैं और मैमोग्राम हो सकता है। तो अगर इतना सेफ है तो कोई डरने की बात नहीं। डॉक्टर, क्या ब्रेस्ट कैंसर में हमेशा गांठ बनती है? नहीं, Okay. गांठ बनना कॉमनेस्ट सिम्टम है, मगर जैसे मैंने कहा, अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है तो उसका एग्जामिन कराओ। अगर रेडनेस है, एरिथीमा है, या लाल कलर का स्किन है, स्किन मोटी हो गई है, थिकन्ड हो गई है, तो उसका खास ध्यान रखो। निपल में कोई चेंजेस है जो अंदर खींचा गया है, या कोई क्रैक्स और फिशर्स है, निपल डिस्चार्ज हो, या ब्रेस्ट में कहीं अल्सर है, कोई छोटी छोटी गांठें हैं, तो ये सब जो है कैंसर की साइंस हो सकते हैं। डॉक्टर, क्या चीनी खाने से, शुगर इंटेक से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं? ये अगेन एक मिथ है, मिथ्या है। वैसे तो हर एक डायबिटिक को ब्रेस्ट कैंसर होना चाहिए, मगर हाँ, ये बात सच है कि कैंसर शुगर को प्रोसेस करके एज अ फ्यूल ग्रो करता है, प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, जहां ग्लूकोज को लेता है। मगर कैंसर एक बहुत ही बड़ा सर्वाइवर है। अगर आप ग्लूकोज बंद कर दो तो वो अमीनो एसिड्स को यूज कर सकता है, वो फैट को यूज कर सकता है, वो इवन लैक्टेट्स जो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है उसमें से भी वो कैंसर जीवित रह सकता है। और एक दूसरा एक खास खासियत है कैंसर में कि अपने जो सेल्स कैंसर के मर रहे हैं उसके पदार्थ यूज करके भी ऑटोफेजी में कैंसर जी सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप शक्कर छोड़ दो तो कैंसर नहीं होगा। हाँ, शक्कर कम करने से, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने से बहुत फायदे हैं, उसमें से कैंसर का भी फायदा है। मगर अगर आपको कैंसर है और शक्कर छोड़ दो तो कैंसर विल फाइंड अ वे। क्या डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? इस पे भी काफी मात्रा में रिसर्च हुआ है, और उसमें एक बीपीए करके केमिकल था जिसका उन लोग ने ब्लेम किया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये केमिकल्स और जो एल्यूमिनियम रहता है वो ग्लैंड्स को ब्लॉक करके उसका सिक्रीशन बंद कर देता है। अगर आपको कोई भी शक है तो आप ऑर्गेनिक यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रूफ वन वे और द अदर नहीं है। Proof that this causes cancer is not strong. It does not cause cancer is also not that strong. So the best way is to take the middle way, safe way. Organic use करो, कोई फर्क कोई नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट कैंसर के लक्षणों को छुपा देते हैं? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यूजुअली ब्रेस्ट के पीछे या ग्लैंड के पीछे डाले जाते हैं, या तो मसल के नीचे डाले जाते हैं। ओके। तो क्लिनिकल साइंस जो है वो इम्प्लांट के आगे रहते हैं। जैसे गांठ बनती है तो गांठ इम्प्लांट के आगे, तो वो साइंस नहीं छुपाता। प्रॉब्लम आता है नॉन पैल्पेबल यानी मैमोग्राम करते वक्त। अगर आप नॉर्मल मैमोग्राम कराओ, जैसे अभी 2D मैमोग्राम है, तो उसमें अगर वो रेडियोलॉजिस्ट को मालूम नहीं है कि स्पेशल एक्लेंट व्यूज करने हैं तो उसमें कैंसर छुप सकता है। मगर वो अगर स्पेशल व्यूज करेंगे तो छुपने की संभावना कम हो जाती है। और अभी जो नए मशीन मैंने बताया आपको, 3D टोमोज की जो मशीन है, उससे तो कैंसर का छुपने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है मैम, इवन विथ इम्प्लांट्स। ओके। क्या एक स्वस्थ जीवन शैली ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से रोक सकती है? एक्चुअली हम लोग ने बहुत आपने बताया, बट अगर कोई एक होगी जो हमें डेली लाइफस्टाइल में लानी चाहिए? Exercise and diet, two things we should do and build up our immunity and build up even our esteem, self-confidence and reduce fat content. So we are what we eat, एक कहावत है। तो जब आजकल सबको एक फास्ट फूड, फ्राइड फूड की आदत हो गई है। हाँ, कभी कभी शौक कीजिए, मगर रोज घर का होम कुक फ्रेश मील्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट खाइए और स्वस्थ रहिए। क्या इलाज के बाद ब्रेस्ट कैंसर दोबारा हो सकता है? जरूर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर कभी भी 100% क्योर नहीं होता। और हम लोग ये बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं आप रेमिशन में हो यानी कैंसर फ्री हो।
क्योंकि कभी कभी कोई सेल्स जाके कहीं, लाइक टेररिस्ट स्लीपर सेल, वो सो जाती है सर, ओके और वो रुकती है बराबर एनवायरनमेंट के लिए, और कभी भी वो वापस कैंसर सेल बन सकती है। तो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि नेवर से नेवर। और अगर लोकली ब्रेस्ट में हो तो उसको हम लोग रीजनल रिकरेंस बोलते हैं और ब्रेस्ट रिकरेंस बोलते हैं। अगर वो दूसरे ऑर्गन्स में होते हैं तो वो कैंसर मेटास्टैटिक हो जाता है, स्टेज 4 हो जाता है। अगर वी कंटिन्यू टू मॉनिटर आवर सेल्स, और वो जो डॉक्टर बोलता है चेकअप कराने के लिए, वो हम लोग करते रहते हैं, तो उसका इसको भी जल्दी पकड़ने का मौका हमको मिलता है। यानी ट्रीटमेंट होने के बाद चेकअप कराते हैं, Always फर्स्ट remain स्टेप engaged with your treatment ट्रीटमेंट्स, pathway यस। and your treatment goals, your treating team, and do what they tell you to do, because that way cancer अगर दोबारा होता है तो does not necessarily mean it's the end, it's still curable. इसके यानी इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि क्या डबल मैस्टेक्टोमी के बाद ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होता? इज इट ट्रू? कोई भी मैस्टेक्टमी से ब्रेस्ट कैंसर दोबारा हो सकता है, हाँ, प्रतिशत 1 या 2% हुई % ही है, मगर ये डबल मैस्टेक्टमी का फैशन जो है वो अमेरिका से चालू हुआ है। अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो लोगों को लगता है दूसरे ब्रेस्ट निकालने से मेरा कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, दोबारा कभी आएगा नहीं। एक बात समझ लो कि ये जो ब्रेस्ट है ये बहनें हैं, ट्विन्स नहीं है, कजिन सिस्टर्स है। ये ब्रेस्ट अपने आप बिहेव करता है, ये ब्रेस्ट अपने आप बिहेव करता है। यहाँ का ब्रेस्ट कैंसर यहाँ नहीं होता, यहाँ एक नया ब्रेस्ट कैंसर शुरू होता है। तो लोगों को लगता है कि मेरा कैंसर स्प्रेड होकर दूसरे ब्रेस्ट में जाएगा तो निकाल दो। वो जो दूसरे ब्रेस्ट में होता है नॉर्मली एक नया कैंसर होता है, और नॉन ब्रैका जो म्यूटेशन अगर आप में नहीं हो तो वो रिस्क है सिर्फ 0.5% पर ईयर, यानी 20 साल में देयर इज अ 90% चांस कि आपको दूसरे ब्रेस्ट पे कैंसर ना हो। सो डबल मैस्टेक्टमी करने से देयर इज नो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। ओके, सो ये भी मैथ या सच है मुझे पता नहीं, बट ऐसे बोलते कि अगर कैंसर डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर तो वो बहुत जल्दी से फैलता है और टाइम लिमिट बहुत कम होती है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर जो मैंने बोला, और जो रेडनेस होता है और कोई नहीं साइन होता है, वो एक बहुत ही अग्रेसिव टाइप का कैंसर है। सर्टेन कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव कैंसर जो है वो अग्रेसिव है। बाय एंड लार्ज ब्रेस्ट कैंसर एज अ फैमिली इज नॉट अग्रेसिव। एज अ फैमिली ब्रेस्ट कैंसर इज अ वेरी ट्रीटेबल, क्योरेबल डिजीज। हाँ, उसमें थोड़ी परसेंटेज है जो कैंसर अग्रेसिव है, मगर फॉर्चुनेटली अगर आप ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को निकाल दो, जो सिर्फ कीमोथेरेपी असर करता है, बाकी सब कैंसर्स के लिए अपने को टारगेटेड ट्रीटमेंट्स है, इम्यूनोथेरेपीज है, एंटीबॉडीज है, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं, एंड मोर ऑप्शंस यू हैव द मोर चांस यू हैव फॉर क्योर। तो हाँ, अग्रेसिव होते हैं मगर वेरी स्मॉल परसेंटेज। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आई थिंक मैं आज अवेयर हो गई हूँ ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग, एंड व्यूअर्स भी, बिकॉज आपने मुझे सभी बातें बता दी है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, प्रिवेंटेशन हमें कैसे करना है। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और जाते जाते हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत से गाँव महिला भी है, विलेज वाले लोग हैं, वो भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, तो सभी के लिए एक क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिंपल मैसेज है, प्लीज बी ब्रेस्ट अवेयर। अपने ब्रेस्ट से दोस्ती करो, उसको जानो, और अगर कोई भी चेंज हो तो प्लीज जल्दी से रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आपकी ही जान बचेगी। थैंक यू वंस अगेन सर। सो दोस्तों, ऐसी ही और मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से, कैमरा वूमन सुचिता के साथ। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू।